सूरज की धूप में चमकती हुई ये सुनहरी रेत नाइल नदी के किनारे एक ऐसी कहानी छुपाती है जो हमें लेकर जाती है एक पुरानी और राज भरी दुनिया में। एंशंट इजिप्ट। यहाँ खड़े हैं विशाल पिरामिड्स और उनके आसपास छोटे छोटे मकबरे बने हुए हैं जो हमें बताते हैं एक ऐसी सभ्यता के बारे में जो कभी यहाँ पर राज किया करती थी। इजिप्ट की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी और अद्भुत सभ्यताओं में से एक है। इस सभ्यता का सफर शुरू हुआ था नाइल नदी के किनारे, जहां लोगों ने एक ऐसी सिविलाइजेशन को डेवलप किया जो अपनी कला, संस्कृति और आर्किटेक्चर के लिए जानी जाती है। एंशिएंट इजिप्शियंस का मानना था कि उनके सभी देवता नाइल नदी में रहते हैं और इसीलिए नाइल नदी उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। वो नाइल नदी के पानी का इस्तेमाल अपनी फसलों का इरिगेशन और अपने घरों को बनाने में किया करते थे। इजिप्ट का सबसे पावरफुल पर्सन होता था वहाँ का राजा, जिसे फेरो कहा जाता है। और फेरो को लोग सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि देवता के रूप में देखते थे। और फेरो का भी यही मानना था कि वो खुद सन गॉड का बेटा है और उसकी जिम्मेदारी थी कि वो अपने देश की रक्षा करे और अपने लोगों की खुशी के लिए वहाँ पर बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए। जैसा कि मैंने कहा कि लोग फेरो को एक देवता मानते थे, इसीलिए वो उसके फाइनल रिचुअल्स यानी कि अंतिम संस्कार भी बड़े ही शाही तरीके से करते थे। हम सब जानते हैं कि इजिप्ट में राजाओं के मरने के बाद उनकी मम्मी बनाई जाती थी, लेकिन इसके पीछे का रीजन आपको नहीं पता होगा। एंशिएंट इजिप्शियंस का मानना था कि उनके फेरो के मरने के बाद उसकी आत्मा को एक खतरनाक अंडरवर्ल्ड से होकर गुजरना पड़ता था। इस सफर में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था और उसे खतरनाक डीमंस को हराकर अपनी आफ्टर लाइफ तक पहुंचना होता था। और अगर इस चैलेंज को फेरो की सोल ने कंप्लीट कर लिया तो वो अपनी बॉडी को हेवन ले जाने के लिए उसमें वापस आएगा। और इसीलिए इजिप्शियंस फेरो की बॉडी को पहले से ही मम्मीफाई करके दफनाते थे ताकि जब फेरो की सोल उसमें वापस आए तो वो बिल्कुल सही सलामत रहे। लेकिन फेरो की मम्मी बनाने से पहले इजिप्शियंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेरेमनी करते थे जिसका नाम था वेइंग ऑफ हार्ट सेरेमनी। इसमें वो लोग फेरो का दिल निकालकर एक फेदर के अगेंस्ट वेट किया करते थे जो कि मात यानी कि गॉडेस ऑफ ट्रूथ का फेदर होता था। और अगर हार्ट उस फेदर से हल्का हुआ तो मतलब फेरो ने अपनी जिंदगी में अच्छे काम किए हैं और उसकी आफ्टर लाइफ में जिंदगी अच्छी होने वाली है। लेकिन अगर हार्ट उस फेदर से भारी हुआ तो मतलब फेरो ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे बुरे काम किए हैं और उसकी सोल को अंडरवर्ल्ड में किसी मॉन्स्टर्स एंटिटी ने खा लिया है। इजिप्शियंस अपने फेरो से इतने लॉयल थे कि उसके मरने के बाद भी वो उसकी कॉफिन पर हायरोग्लिफिक्स में कई सारे स्पेल्स लिखते थे, ये सोच कर कि ये स्पेल्स उसे अंडरवर्ल्ड में डीमंस को हराने में मदद करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा था कि इजिप्शियंस फेरो के फाइनल रिचुअल्स बहुत शाही तरीके से करते हैं, उससे मेरा मतलब सिर्फ स्पेल्स नहीं था बल्कि इजिप्शियंस फेरो की कब्र में बहुत सारा सोना, कीमती फर्नीचर, बड़े बड़े स्टैचूज और महंगे कपड़े भी रखते थे फेरो को आफ्टर लाइफ में एक लग्जूरियस लाइफ देने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, इजिप्शियंस ने अपनी फेरो की आफ्टर लाइफ अच्छी करने के लिए उसकी कब्र में बहुत सारा सोना तो रख दिया, लेकिन अब चोरों का खतरा बना रहता था और फेरो की कब्र को अक्सर चोर लूट लेते थे। इसीलिए इजिप्शियंस ने फेरो की कब्र पर चेतावनियां लिखना शुरू कर दी, जैसे कि जो कोई भी इस कब्र को लूटने की कोशिश करेगा वो अपनी सारी दुनियावी दौलत खो देगा, समुद्र में डूब जाएगा और एक भट्टी में जलकर खाक हो जाएगा, यहाँ तक कि भूखा मरेगा। लेकिन ऐसी खतरनाक चेतावनियों के बाद भी चोर बाज नहीं आते थे। इसीलिए इजिप्शियंस ने फाइनली पिरामिड्स बनाए और पिरामिड्स को 3 रीजंस की वजह से बनाया गया था। पहला, पिरामिड्स को इतना मजबूत और बड़ा बनाया जाए कि वो फेरो की सोल को आसमान में आने जाने के लिए एक अच्छा रास्ता प्रोवाइड करे। दूसरा, पिरामिड्स को इतना मजबूत बनाया जाए कि कोई चोर उसमें कभी घुस ही ना सके और अगर कोई उसमें घुस भी जाए तो वो कभी फेरो की कब्र तक नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि पिरामिड के अंदर कई सारी नकली कब्रें भी बनाई जाती थी जिसके अंदर जानलेवा ट्रैप्स होते थे। और तीसरा, ये पिरामिड फेरो के स्टेटस को भी दर्शाते थे, मतलब जितना बड़ा पिरामिड उतना ही ज्यादा अमीर और पावरफुल वो फेरो था जिसने उसे बनवाया। और इजिप्शियंस को ये पिरामिड इतने ज्यादा पसंद आए कि फिर कई सालों तक बेशुमार पिरामिड्स बनाए गए और इवन इजिप्ट के नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि सूडान ने भी कई पिरामिड्स बनाए। लेकिन एक समय के बाद पिरामिड्स को फेरो के मकबरे के तौर पे बनाना बंद कर दिया गया, क्योंकि नई आने वाली जनरेशन ने पिरामिड के डिजाइन में 2 डिसएडवांटेज निकाले। पहला, पिरामिड बहुत ही ज्यादा बड़े थे और उन्हें दूर से बहुत क्लियरली देखा जा सकता था, इसीलिए वो चोरों का एक इजी टारगेट थे। भले ही पिरामिड को चोरों को दूर रखने के लिए बनाया गया था, लेकिन चोरों ने उसके अंदर जाने का भी रास्ता ढूंढ निकाला था। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि पिरामिड को बनाने में बहुत ही ज्यादा पैसा, वर्कर्स और टाइम की जरूरत थी, इतना कि 30,000 वर्कर्स को एक पिरामिड बनाने में 27 साल या फिर उससे भी ज्यादा समय लगता था। इसीलिए इजिप्शियंस ने अब अपने फेरोस को पिरामिड में नहीं बल्कि एक दूसरी जगह दफनाने का फैसला किया।
जो कि चोरों की नजरों से छुपी हुई थी, और इस जगह का नाम आर्कियोलॉजिस्ट ने रखा द वैली ऑफ द किंग्स। वैली ऑफ द किंग्स एक छोटी सी वैली थी जो कि दो पहाड़ों के बीच मौजूद थी, इसीलिए उसे ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल था। और यही सोचकर इजिप्शियंस ने अपने फैरो को वैली ऑफ द किंग्स में दफनाना शुरू किया, एंड टू देयर सरप्राइज कब्रों की चोरी बिल्कुल बंद हो गई, क्योंकि वैली ऑफ द किंग्स को कोई ढूंढ ही नहीं पाता था। और फिर इजिप्शियंस कई सालों तक वैली ऑफ द किंग्स को अपने फैरोज दफनाने के लिए एज अ बरियल ग्राउंड यूज करते रहे। और आज भी वैली ऑफ द किंग्स दुनिया भर से टूरिज्म को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यहाँ आने वाले लोग इन कब्रों को देखकर एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और जहाँ तक बात रही इनके रेन की, तो एंशिएंट इजिप्ट की सभ्यता 3000 साल से भी ज्यादा समय तक चलती रही, और इसने दुनिया की सभी सभ्यताओं को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। आज भी हम एंशिएंट इजिप्ट की विरासत को उनके पिरामिड्स, टेम्पल्स, आर्ट और हायरोग्लिफिक्स में देख सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री एंशिएंट इजिप्ट और उनके फैरो के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।